नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप और झूठ का पुलिंदा बताकर अब तंज कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो ये चुनाव हारने वाली है और इसी डर से वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रही है। ऐसे में आरएसएस और मुस्लिम लीग का पुराना रिश्ता है, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय का नाम तो दिया, लेकिन बीजेपी को अब हजम नहीं हुआ। कांग्रेस के न्याय पत्र में बीजेपी को मुस्लिम लीग की छाप दिखने लगी है। मुस्लिम लीग का नाम लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह, यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बीजेपी को पता है कि वो ये चुनाव हारने वाली है और इसी डर से वो इसी तरह के अनर्गल बात कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। मोदी शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मोदी शाह के वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में गांधी के भारत छोड़ो आह्वान का विरोध किया था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की थी। मोदी जी के भाषणों में आरएसएस की गंध है। बीजेपी का चुनावी ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है, इसलिए आरएसएस को अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मुस्लिम लीग याद आने लगा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासी संग्राम क्यों खड़ा हो गया है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर एक नजर डालते हैं। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख, 30 लाख सरकारी नौकरियां, एमएसपी की कानूनी गारंटी, मनरेगा में 400 रुपए की मजदूरी, जातीय जनगणना कराएंगे, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, आरक्षण सीमा 50% से बढ़ेगी, नौकरी आवेदन में कोई फीस नहीं, स्टार्टअप के लिए फंड। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादे तो बड़े किए, अब सवाल ये है कि कितने असरदार हो सकते हैं कांग्रेस के ये वादे। सवाल तो ये भी है कि बीजेपी को आखिर क्यों मुस्लिम लीग की छाप नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेता आदित्य पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही अशोक तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, निरंजन पोद्दार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत आदित्य पांडे जी आज मैं आपके साथ करना चाहूंगी। मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखती है। ये लगातार बीजेपी बड़े मंच से जनसभा के दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, पहले तो मैं यही समझने की कोशिश करूंगी कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट कांग्रेस की तरफ से मेंशन किया गया अपने मैनिफेस्टो में जिसकी वजह से आपको लोगों को मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके मैनिफेस्टो की बात बता देता हूँ। ये तो पूरा झूठ का पुलिंदा है ना। नहीं सर, झूठ का मैनिफेस्टो सर मैंने भी पढ़ा है, मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है सर, माफी के साथ शुरुआत में ही आपको टोक रही हूँ। मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है, झूठ का पुलिंदा है ये, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहेगा, लेकिन मुस्लिम लीग की छाप कैसे दिख रही है ये बताइए बस। अरे क्यों नहीं मुस्लिम लीग की छाप दिखेगी? कैसे? इनके पूरे मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा ना, सबसे पहले तो कहा कि धारा 370 भी हटा देंगे, इन्होंने कहा ना। और ये झूठ भी बोल रहे थे कि आरएसएस और इनका समर्थन लिया गया था। ये तो सारी चीजें इन्होंने झूठ से शुरुआत कर दी। आप ये बताइए कि इतनी पुरानी पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो लाती है और ये वादे करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे 55 से 60 वर्षों तक तो आप सत्ता में रहे, तब तक क्या किया आपने? वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा वादा तेरा वादा। आज ये पार्टी पूरी तरह से हाशिए पे है। इसी मैनिफेस्टो के बाद, इसी झूठे प्रमाण पत्र के बाद इनके बड़े बड़े नेता और पार्टी छोड़ के चले गए। वो अपना तो क्या धारा 370 हटा देंगे, इससे ये साबित हो जाता है कि ये मुस्लिम लीग है, उसकी छाप झलक रही है? अरे आप ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सदैव हमारे सनातन विरोधी थी कि नहीं थी? इन्हीं के तो जो नेता हट के गए हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग मन में कुड़ते थे बैठ के कि कैसे हम डेली सनातन का विरोध करें। हम तो उसके पक्ष में थे, लेकिन पार्टी के होने की वजह से हमको विरोध करना पड़ता था। तो क्या ये मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं है क्या? ठीक है, एक सवाल और आपसे, चूंकि देखिए अब मुस्लिम लीग की छाप का जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं, मैनिफेस्टो को मैंने भी पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं ना मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद भी आप लोग लगातार यहां पर कांग्रेस पर हमलावर है कि भाई मुस्लिम लीग की छाप है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आप लोग लगातार मुस्लिम लीग की छाप की बात यहां पर कर रहे हैं? सिर्फ सर 370 का जो पॉइंट है कि हटा दी जाएगी, इससे तो ये साबित नहीं हो जाता। देखिए, ये विचारधारा की बात है, ये पॉइंट की बात नहीं, ये विचारधारा की बात है। जो कांग्रेस पार्टी अब तक करती आई है उस पे तर्क पे हमने बात की है, ये विचारधारा की बात है। सर, कांग्रेस क्या करती आई है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करिए ना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताइए कि किस तरह से वो मैनिफेस्टो है। झूठ तो फिर आप लोग फैला रहे हैं, ऐसे तो आप लोगों पर आरोप लगेंगे। नहीं, क्या झूठ फैला रहे हैं बताइए आप एक पॉइंट बता दीजिए, धारा 370 हटा देंगे, इस पॉइंट को छोड़कर आप एक पॉइंट मेरे को गिना दीजिए जहां पर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल, मुस्लिम लीग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार कह रही है कि भाई इस मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की छाप है। नहीं, हमने विचारधारा की बात पे कही है। हमने मैनिफेस्टो में कैसे विचारधारा दिख जाएगी? मैनिफेस्टो में कैसे विचारधारा दिख जाएगी? कल को अगर बीजेपी एनडीए अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी तो क्या आप लोगों की विचारधारा उसमें होगी? क्यों सत्ता में जब आप राज कर रहे थे तब आपकी विचारधारा देश को नहीं पता चली कि क्या थी? आप ये बताइए कि जब भी देश में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे करते थे तब इनको कानून कहते थे कि इनसे कोई देश को खतरा नहीं है। आप ये बताइए कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है पे राहुल गांधी खड़े रहते थे, इससे क्या विचारधारा नहीं दिखती है क्या? तो इस विचारधारा के बाद ही ना इनको वोट मिलेगा। इसी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी क्या विचारधारा 10 सालों में हमने क्या क्या इस विचारधारा के अंतर्गत हमने चीजें कही। असल बात सर सिर्फ इतनी सी है कि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, आला नेताओं की तरफ से, जो बीजेपी के दिग्गज हैं उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि भाई इसमें मुस्लिम लीग की छाप यहां पर दिखाई दे रही है। शायद उन्होंने कुछ पढ़ा होगा वैसा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता कि असल वजह क्या है। और वही समझने के लिए मैं यहां पर रुख करना चाहूंगी निरंजन पोद्दार जी आपका। निरंजन जी, एक बार इस पूरे मैनिफेस्टो में सर दिशा डालिए कि क्या वाकई में यहां पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है, और वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा बिंदु ऐसा है जिसकी वजह से बीजेपी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आड़े हाथ ले रही है? इसके अंदर रितु भंडारी जी, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप हिडन रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्रकार की जैसे ललचाने वाली जब ऑफर दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, उसके नीचे छोटा सा एक लिख दिया जाता है कंडीशन सप्लाई, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उसी तरीके से अगर आज कांग्रेस की इस मैनिफेस्टो की आप बात करें
तो उसी तरीके से इसमें बड़ा बारीकी से और बड़ी हिडन तरीके से वो चीज डाली गई है जो मैं आपको बताना चाहूँ। इसके अंदर ये कहा गया है कि 2014 से लेकर के 2024 तक जो भी कानून बने हैं हम उन कानूनों को दोबारा से रिव्यू करेंगे और उन कानूनों को रिपील करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 370 को रिपील करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 35A को रिपील करेंगे, इसका मतलब 3 तलाक कानून को रिपील करेंगे, इसका मतलब वो जो भी जिस तरीके से जो सरकार ने जो चाहे वो आप समझ लीजिए जितनी भी जो चीजें हैं क्या उनको वो दोबारा से जब रिपील करेंगे तो भारत को वापस उसी 19वीं सदी में ले जाकर के खड़ा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये जो चीज है, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी कानून पास हुआ है जिसके अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता और ये जो आईपीसी जो 1930 के जो कानून हमारे यहाँ लागू हैं अभी तक आईपीसी के, तो इनको बदल करके अब नए वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से नए कानून, तो क्या इनको भी रिपील कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीग की छवि दिखती है, उसके पीछे आप एक बात बताइए, सन 1977-76 के अंदर जब पूरा का पूरा देश इमरजेंसी में था, तमाम विपक्षी दल जो है वो जेल में थे 77 के अंदर, जब सारे के सारे मीडिया हाउसेज अखबारों के ऊपर ताले लगे हुए थे या उनके ऊपर पहरे बैठे हुए थे, उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने भारत के जो संविधान है उसका प्रियम्बल में छेड़छाड़ करके और वहां पे सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाल दिया था। तो क्या वो चीज काउंट नहीं की जाएगी। उसके बाद में सन 1991 के अंदर इन्होंने वफ एक्ट बनाया, सन 1993 के अंदर इन्होंने धर्मस्थल कानून बनाया, उसके बाद में 1995 में कांग्रेस ने जो है वो दंगा एक्ट बनाया, जिसके अंदर ऋतु जी आपको पता होगा कि कहीं पे भी अगर कोई भी दंगा होता है तो उसके अंदर पहले से ये मान लिया जाएगा कि बहुसंख्यक समाज इसका अपराधी है, चाहे शुरुआत बहुसंख्यक समाज की तरफ से यानी कि हिंदू समाज की तरफ से हुई और चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से दंगे की शुरुआत हुई, लेकिन अपराधी हिंदू समाज को मान लिया जाएगा। तो सारी चीजें देखिए, एक चीज होती है आदमी का जो, और ये चीज आप भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, आप ये चीज मेरी छोड़िए, आप ये बताइए, ए.के. एंटनी जी की एक कमेटी बनाई थी 2014 के हार के बाद में, जब कांग्रेस 2014 के अंदर हारी थी, ए.के. एंटनी समिति की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। उसमें क्या लिखा था? उसमें यही तो लिखा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आज की तारीख में मुस्लिम प्रस्त पार्टी नजर आने लग गई है बहुत सारे लोगों को। तो कहने का तात्पर्य, और सबसे बड़ी बात 10 सेकंड और इसमें जोड़ना चाहूंगा ऋतु जी, कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है उसके अंदर इसको ये दे देंगे, उसको वो दे देंगे, फलाना दे देंगे, लाएंगे कहां से? क्या मनमोहन सिंह जी ने 2012 के अंदर संसद के अंदर कहा नहीं था कि क्या पैसे पेड़ों पे लगते हैं? क्या अब वही कांग्रेस, क्या उसने धनवृक्ष उगा ली है जो ये सारे? और इस तरह की बयानबाजी तो आए दिन राजनीति में देखने को मिल पाती है, जिसकी वजह से सियासत चरम पर भी। अशोक तिवारी जी, आपका रुख करते हुए सर, चूंकि देखिए आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी इस वक्त विपक्ष के तौर पर निभा रही है, कांग्रेस के साथ भी आपके जो तमाम दिग्गज हैं उन लोगों से भी समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज हैं उनका मिलना जुलना लगा रहता है। ऐसे में बीजेपी जो हमलावर यहां पर कर रही है और मुस्लिम लीग की छाप लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बता रही है, इससे क्या आप सहमत हैं? दूसरा, निरंजन पोद्दार जी को भी आपने बखूबी सुना, कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बदलाव करने की बात की जा रही है, कई ऐसी बातें जो लगातार बीजेपी केंद्र में रह के तमाम मुद्दों को यहां पर बनाती हुई नजर आई, उन योजनाओं को संचालित किया, लेकिन उसमें जब कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो बदल देगी, क्या ये सही है? देखिए, पोद्दार जी की बातें मैंने गंभीरता सुनी और स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? अरे भाई, आम जनता के लिए ये सवाल कि पैसे पेड़ पे उगते हैं और पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने के लिए ये सवाल नहीं है, पैसे पेड़ पे उगते हैं। अगर कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी की बात कही है, क्या गलत कही है? 30 लाख रोजगार देने की बात कही, क्या गलत कही है? कांग्रेस ने क्या गलती कर दी है इतनी बड़ी? अब रही इसकी बात कि जो 14 से 24 तक कानून बने हैं उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको हम एक बार पुनर्निरीक्षण करेंगे और जो कुछ कमी होगी तो बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। ये स्पष्ट बात है। जो सत्ता आएगी तब तो करेंगे, सत्ता आए बगैर तो करेंगे नहीं। सत्ता हमको मिलेगी जब, सत्ता हमको जनता देगी, हमको स्पष्ट लिख दिया है उसमें कि हम सारे कानूनों की समीक्षा करेंगे। और इसमें गलत क्या है? इसमें मुस्लिम हिंदू कहां से आ गया? सवाल इस बात का है, गंभीरता सुनिएगा हमारी बात आप जी। इसमें मुस्लिम हिंदू करने का कारण है क्योंकि मुद्दों पर ये हार रहे हैं, मुद्दों पर पिछड़ गए हैं, किसान इससे खुश नहीं है, नौजवान आमादा है क्रांति करने को, रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियां खा गए हैं, जो कुछ रहा परीक्षा लीक में खत्म कर दिए हैं,
सार्वजनिक उपक्रम से बेच दिया है। सरकारी नौकरी का कोई सवाल ही नहीं है तो आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। आरक्षण खा गए हैं, सामंतवादी व्यवस्था ला रहे हैं भाजपा के लोग समाजवादी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, समाजवाद को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, आज ये सामाजिक न्याय को ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है ये सर। जो जितना बड़ा ताकतवर है उसकी पूजा कर रहे हैं और कमजोरों को खाली लॉलीपॉप देकर के 5 किलो राशन पर। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत नंदवंशी जी भी जुड़ गए हैं। तो बहुत स्वागत करती हूँ सर हिंदी खबर में आपका। लेकिन अशोक तिवारी जी, एक बार फिर से रुख मैं आपका करना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा कि बीजेपी फिलहाल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ठीक है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, धर्मों को बांटने की कोशिश कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति का लगातार आप लोग आरोप लगाते हुए नजर भी आए हैं। ऐसे में सर अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, पीडीए फैक्टर आप लोग लेकर आए हैं, क्या पीडीए फैक्टर ये जाति के आधार पर बांटने का काम नहीं है? एक दल है, राजनीतिक पार्टी है जो यहाँ धर्मों के आधार पर बांट रही है, आप लोग जो दूसरा दल है वो लगातार यहाँ पर जाति के आधार पर बांट रहा है। जनता किस पर भरोसा करे? क्या मूलभूत सुविधाएं जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? अच्छा सवाल किया आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पीडीए जातियों में बांटने की व्यवस्था नहीं है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है और साथ साथ आधी आबादी भी है, अगड़े भी उसमें शामिल है, आदिवासी शामिल है। हमें समान रूप से लोगों को ताकत देना है। समान रूप से ताकत देने के लिए जातिगत सर्वेक्षण करना पड़ेगा, जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। जातीय जनगणना में जो व्यक्ति जात के आधार पर जितना पीछे है, यानी कि शैक्षणिक आधार पर पीछे है, आर्थिक आधार पर पीछे है, समानता लाने के लिए उस तरह से व्यवस्था देनी पड़ेगी समाज। लेकिन जाति के आधार पर जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, आखिर जाति के आधार पर अगड़े पिछड़ों का जब जिक्र होता है तो क्यों वो लोग पीछे है? क्या इस पर कभी मंथन करने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि सबसे ज्यादा तो कांग्रेस का शासन रहा है देश में। मंथन ही करना पड़ेगा ना, इसी मंथन के लिए जातीय जनगणना की जरूरत है। आज जातीय जनगणना के आधार पर हम देखेंगे समाज में कितने पीछे पायदान पर कौन खड़ा है, उस हिसाब से उसको आरक्षण देंगे, उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। अजीत नंदवंशी जी, मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए सर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं आप लोगों के मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कि भाई मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है और जो कुछ बचा कुचा है उसमें वामपंथियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। एक बात और जोड़ दूं, एक सेकंड अशोक तिवारी जी, ठीक है आपकी बात मैंने सुन ली। अजीत नंदवंशी जी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है सर भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरा नाम है भारतीय जुमला पार्टी, इनको सिवाय हिंदू मुसलमान करने के इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, इनको कुछ पता है। इनके साथियों को, प्रवक्ताओं को बस ये कहकर भेजा जाता है कि जाइए बस चैनलों पे हिंदू मुसलमान करिए, लोगों को बांटने की राजनीति करिए, इसके अलावा इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। सबसे बेहतरीन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसमें कहा गया, जो अभी आपने प्रश्न उठाया कि पीडीए की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, माननीय राहुल गांधी जी जिसकी चर्चा कर रही हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब तक समानता के आधार पर लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, किसी भी समाज का, देश का विकास नहीं हो सकता। आप देखिए ईडब्ल्यूएस की जो व्यवस्था है उसके लिए भी हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो आर्थिक सामाजिक आधार पर पिछड़ा है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या है, ईडब्ल्यूएस 10% किसी भी नौकरी, किसी भी एडमिशन में सीधे सवर्णों को 10% आरक्षण मिल रहा है। क्या ये व्यवस्था ठीक है? इसलिए पीडीए की आवश्यकता है। जब तक कोई भी समाज, चाहे कोई एक भी परिवार हो, अगर सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, उस समाज का, उस परिवार का विकास नहीं हो सकता। इसलिए पीडीए की आवश्यकता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने जो भी अपनी जो मुख्य रूप से 10 बड़ी बातें न्याय में की है, महिलाओं के लिए, सभी जो भी गरीब महिला किसी भी वर्ग को, उसको 1 लाख रुपए बिना शर्त के 1 साल के लिए दिए जाएंगे। ये कौन सी देश विरोधी बात है? ये कौन सी मुस्लिमों के हक में बात है? क्या उसमें हिंदू महिलाएं नहीं है, उसमें सिख महिलाएं नहीं, जैन, आदिवासी, पारसी महिलाएं नहीं है? इसके अलावा जाति जनगणना की बात है, युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी प्रतिवर्ष, क्या भारतीय जनता पार्टी दे आई? मैं तो कहता हूँ 2014 से इनकी आप बातों को देखिए। इन्होंने कहा कि गंगा साफ करेंगे, क्या गंगा साफ हुई? क्या इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी को रोजगार मिले? आज जनता रो रही है, परेशान है, युवा रोजगार, 5-7 साल से उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई। जो भी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी पेपर लीक हो जा रहा है। इतना युवा त्रस्त है, लेकिन इनका सीधा एजेंडा है कि देश में हिंदू मुसलमान करो, भाई से भाई को बांटने का प्रयास करो। रुकना चाहूंगी एक रिएक्शन और आपसे मैं इसी से जुड़ा लूंगी कि बीजेपी का सीधा सा एजेंडा है, ये एक आरोप आप लोगों ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया कि वो हिंदू मुसलमान कर रही है और देश को 2 धर्मों में बांटने का काम कर रही है। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं?
आप लोग जाति के आधार पर बांट रहे हैं। ओबीसी वर्ग अलग है, ठाकुर अलग है, राजपूत अलग है, पंडित अलग है, ब्राह्मण अलग है, आप लोग जाति के आधार पर बांट रहे हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं सर, बस एंगल दूसरा है। देखिए, ये बात जातिगत नहीं है, बात ये है कि सभी को समान अधिकार मिले। आप मुझे बताइए, यही बात मैंने ईडब्ल्यूएस की रखी, जो ईडब्ल्यूएस व्यवस्था लागू कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, वो केवल सवर्णों को ही क्यों? उसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक आधार पे जो लोग पिछड़े हैं उन सबको डायरेक्ट 10% आरक्षण में लाभ मिले। लेकिन वो सवर्णों को क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यवस्था क्यों लागू की? लागू वो करते हैं, सवाल हम पे किए जाते हैं। और नहीं सर, सवाल आपसे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है, आजाद भारत में सबसे ज्यादा कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस ने राज किया है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ये बोले कि अगड़े पिछड़े अभी भी यहाँ पर बहुत पीछे हैं, तो सवाल उठेगा कौन जिम्मेदार है, कौन यहाँ पर असल जो मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे। कोई धर्मों के आधार पर बांट रहा है, तो कोई यहाँ पर जाति के आधार पर बांट रहा है, लेकिन जो महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो कहाँ हैं? वो तो दरकिनार है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले। नहीं, बिल्कुल ये सारे मुद्दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप सभी लोग इससे परिचित है कि महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इन सभी, ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जाति जनगणना, जो हमारी पूरी मैनिफेस्टो हो उसका एक ये पार्ट है। दिस इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, आदित्य पांडे जी, आपका रुख करते हुए पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से उठाया गया, अजीत जी की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बेरोजगारी इतनी चरम पर है, उस पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ रही। सर, क्योंकि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट यहाँ पर ILO की आई थी, उसमें यह बताया गया था कि 100 लोग अगर रोजगार है देश में, तो 100 लोग में पढ़े लिखे जो 80 लोग हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इस रिपोर्ट पर क्या किसी भी बीजेपी के दिग्गज की नजर नहीं गई? अभी 3-4 दिन पहले, मैडम मैं बताना चाहूंगा, 3-4 दिन पहले अभी अखबारों में आया था कि इस बार IITs और IIM, बिल्कुल अजीत जी, वही उसी सवाल के साथ जा रही हूं। मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, मैं आंकड़ों पे भी अभी आपको बात करता हूं। सबसे पहली बात देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, इनकी बातें या तो इनके पार्टी के लोग समझते हैं, या तो इनके पार्टी की बात केवल इनके प्रवक्ता समझते हैं। समाज में इसका कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो सपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। दूसरी चीज, यदि आप आंकड़ों की बात करिए, आज देश में महंगाई की दर 3% है, और बेरोजगारी आप देख लीजिए, ये आंकड़ों की बात कह रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब तक महंगाई की दर सबसे न्यूनतम पे रही, और जब तक कांग्रेस पार्टी की रही। कहिए तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ, 2017 में 3.33 ये महंगाई की दर मैं बता रहा हूँ। 2019 अभी का बताइए, अभी अपडेट का बताइए सर। ठीक है, ये आंकड़े गूगल अगर कोई भी करेगा सबको मिल जाएंगे, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे। लेकिन आप ये बताइए कि अभी जो ILO की रिपोर्ट आई है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आपको भी बखूबी मालूम होगा, अगर आप गूगल करेंगे तो मिलेगा। 100 अगर एक देश में, हमारे देश में रोजगार है, तो उसमें 80 से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? क्या इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ही यहाँ पर देश को बांटेंगे? देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हम क्या पोस्टर पे किसी आतंकवादी या माफिया का फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं क्या? हमने आधार पे वोट मांग रहे हैं, और 10 सालों का आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जितना भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में कार्य किया, इतना तो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। तो सर वही तो बात है ना, जब भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने इतना विकास किया है, विकास की बयार बहाई है, बदलाव किया है, तो क्यों हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर वोट मांगने की आन पड़ी है, जरूरत पड़ी है? कभी हमने हिंदू या मुस्लिम पे, जाति पे वोट नहीं मांगा है। हम सदैव अपने विकास पे वोट मांग रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जो भी इस तरह के बेरोजगारी के मुद्दे रहते हैं उस पर हम अच्छा कार्य करेंगे और उसको अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। निरंजन पोद्दार जी, आपका रुख करते हुए सर एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। क्या देश में यही सब बचा है? क्या इसी को लेकर राजनीति होगी, सियासत होगी, और अपने वोट बैंक को मजबूत करने का जो कोशिश है वो हर दल करता हुआ नजर आएगा? जो असल मुद्दे हैं, क्या उनसे भटकाने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से ऋतु जी, आज तक इस देश के अंदर पिछले 75 वर्षों के अंदर जो राजनीति आई है वो बांटने की राजनीति होती आई है। और इसके अंदर देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, तमाम विपक्षी दल मेरी बात सुन रहे होंगे, उनको अप्रिय लग रही होगी। आज कहीं पे कोई ब्राह्मण सम्मेलन करो, कांग्रेस को बुलाओ, समाजवादी पार्टी को बुलाओ, बड़ा आकर के बड़ी भाषण देके जाएंगे। आप कोई राजपूत सम्मेलन करो, जाट सम्मेलन करो, वैश्य सम्मेलन करो, दलित सम्मेलन करो, सब आएंगे। लेकिन इन्हीं में से अगर
आप 50-50 लोग इकट्ठा करके और कहेंगे ये हिंदू सम्मेलन है, वहां पे कहेंगे सांप्रदायिकता आ गई। मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपने इसको और ज्यादा संकीर्णता में, यानी कि एक भाग के 100 भाग और नहीं कर दिए? तो कहने का तात्पर्य यही है, या तो आप फिर ये ब्राह्मण सम्मेलन में भी जाना बंद कीजिए, राजपूत सम्मेलन में भी जाना बंद कीजिए। आप ये कहिए कि हम किसी भी जहां पे विभाजनकारी बात होगी, बिल्कुल सही, समय की भी कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। और कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि इसी राजनीतिक पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव पास आते हैं तब धर्म भी इनको याद आता है कि भैया हिंदू मुस्लिम 2 ही धर्म देश में बचे हुए हैं, बाकी धर्मों से कोई मतलब नहीं। जब जाति की बात आती है, चुनाव पास आता है, तो जाति के आधार पर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।